नितिन, अगर काफी लोग आ गए हैं आपके क्लस्टर से तो हाँ, हमारे यस। क्लस्टर 4 से आ चुके हैं। ओके। हाँ, तो मैं जानना चाहूंगी कि सबसे ज्यादा इन लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि मुझे बताया गया था और आगे जैसे हमने दीपिका के साथ कॉल करी थी नितिन, तो आईसीएल के लिए काउंसलिंग और लेसिक के लिए बेसिक काउंसलिंग जो करनी और उसके लिए हमें करना था कॉल। तो इनकी रिक्वायरमेंट यही सही है? हाँ जी, तो हल्द्वानी से काउंसलर है हमारी सौम्यता। तो हाँ। उनको आईसीएल और बेसिक में हैंड होल्डिंग की रिक्वायरमेंट थी, तो श्रद्धा के साथ हमने एक कॉल करके कनेक्ट करवा दिया था। ओके। तो श्रद्धा विल बी दी मेंटोर एंड मेंटी प्रोग्राम एक हमने स्टार्ट कर दिया विद श्रद्धा वहाँ पे। हाँ हाँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि बेसिकली जो काउंसलिंग करनी होती है रिफ्रैक्टिव सर्जरी के पेशेंट के साथ, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरी के दौरान पहले जो पेशेंट कॉमनली क्वेश्चन पूछते हैं उनके क्या आंसर देने हैं, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, क्या नहीं बताना है, वो और कॉमन क्वेश्चंस जो होते हैं कि स्टैंडर्ड अच्छा है कि कस्टमाइज अच्छा है कि सब में क्या फर्क होता है, तो ये सब डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा 10-15 मिनट और बाकी का टाइम हम आईसीएल के लिए देंगे। ठीक है? ओके। काउंसलर्स को ज्यादा जरूरत लेसिक के लिए है कि आईसीएल के लिए है? दोनों दोनों के लिए इक्वल इम्पोर्टेंस। ओके। So we will start. Am I audible and my screen is visible? I think सबके लिए? Yes, ma'am. ओके। सो टुडे वी विल स्टार्ट विथ कि हमें काउंसलिंग कैसे करनी है एनी अ पेशेंट हु डज नॉट वांट टू वेयर स्पेक्टेकल्स। तो जो भी ऐसे पेशेंट्स आते हैं, हम सबको पता है कि हमारे पास रिफ्रैक्टिव एरर के पेशेंट जो आते हैं 18 से 32 इयर्स के बीच की एज में, उसमें जो पेशेंट सिर्फ और सिर्फ चश्मा पहनना चाहते हैं, उनके अलावा सभी को हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि यू हैव एन ऑप्शन फॉर स्पेक्टेकल्स। ऐसे पेशेंट के साथ हमें जब कन्वर्सेशन करनी होती है तो हमें क्या याद रखना चाहिए सबसे पहले? तो इसके लिए बहुत ही कॉमन है जो कि आपको दूसरे काउंसलिंग में भी काम आएगा कि डूज एंड डोंट्स अबाउट काउंसलिंग। तो काउंसलिंग करते वक्त सबसे पहले हमें याद रखना है कि कभी भी हमें नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। जैसे कि आप ये भी कर सकते हो, ये नहीं। हेलो। कोई भी नेगेटिव वर्ड हमें यूज नहीं करना है। कोई भी एक प्रोडक्ट को अच्छी बताने के लिए दूसरी को खराब नहीं बताना है। मान लो कि हम रिफ्रैक्टिव एरर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए हमें स्पेक्टेकल या कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में भी नेगेटिव कमेंट्स नहीं देनी है। सबसे पहले जब आपके पास पेशेंट आता है, तो अगर पेशेंट एडवाइस होके आपके पास आता है तो एडवाइजिंग सर्जन की जो नोट होती है वो आपको पढ़नी है, कौन सी प्रोसेस उनको एडवाइस की गई है पर्टिकुलर पेशेंट को, उसके बारे में आपको बताना है। और अगर पेशेंट पहले ऑप्टोम है और ऑप्टोम के पास पहले आता है तो ऑप्टोम को अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से पेशेंट को इंट्रोड्यूस करना है और काउंसलर को डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग पहले पढ़ के खुद समझ लेना है कि मुझे पेशेंट को किसके बारे में काउंसिल करना है। Third point is never highlight negative points of complications of one procedure to prove other one is better. तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास पेशेंट है और आप लोगों ने ठान लिया है कि ये पेशेंट को मुझे कस्टमाइज लेसिक करानी है या आई लेसिक करानी है, तो आई लेसिक में पेशेंट को पुश करने के लिए कभी भी आपको ब्लेड वाला जो लेसिक होता है उसके नेगेटिव पॉइंट्स या कॉम्प्लिकेशंस या उसके बारे में कुछ भी खराब नहीं बताना है। हमेशा याद रहे कि जो अच्छा है उसे ज्यादा अच्छा बताना बेहतर रहेगा, ना ही कि उससे नीचे वाली प्रोसीजर को खराब बताना। फोर्थ पॉइंट इज ऑलवेज रिमेन ट्रांसपेरेंट। जब भी आप पेशेंट को कुछ भी बताओ, कोई भी चीज के लिए, कोई भी सर्जरी के लिए काउंसिल करो, तो आपको कोई भी चीज छुपानी नहीं है। जो भी बताना है वो साफ साफ बताना है, साइंटिफिक वे में बताना है और जो भी साइंस बेस्ड और टाइम टेस्टेड चीजें हैं वही बतानी है।
कोई भी लॉजिकल या साइकोलॉजिकल कोई भी कहानी बना के कि कोई भी चीज बता के उनको कन्विंस नहीं करना है। ऑलवेज स्टिक टू योर वर्ड्स। आपने एक बार पेशेंट को जो भी बता दिया तो उसको कभी भी चेंज करना नहीं है। कभी भी अपना जो स्टेटमेंट है या अपनी पॉलिसी है, या एक बार आपने पेशेंट को बोला कि इसमें डिस्काउंट हो जाएगा, या पेशेंट को आपने बोला कि आपको एक ही विजिट में हम सब कुछ करा देंगे, आपको इतने ही घंटे लगेंगे, तो ये सब जो आप एक बार बोल देते हो तो उसको फिर आपको स्टिक होके वो पूरा करना है। अगर उसको आप फॉलो नहीं कर पाएंगे तो इट विल क्रिएट अ नेगेटिव इम्प्रेशन। कभी भी अपनी सर्विस को आपको ओवररेट नहीं करना है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए कभी भी कोई पेशेंट पूछे तो आपको कभी भी ऐसा नहीं बता देना कि यार चलो गारंटी से आपके नंबर उतर जाएंगे। तो नेवर गिव गारंटी टू द पेशेंट्स, ऑलवेज गिव रीएश्योरेंस अबाउट व्हाट, कि हमारी सर्विस कैसी है। तो बेस्ट सर्विस यू विल बी गिवन। वी हैव वेरी हायर एंड इक्विपमेंट्स। हमारे जो मशीन है वो बहुत ही ज्यादा लेटेस्ट है। और तीसरे की जो हमारे सर्जन्स है वो एक्सपीरियंस सर्जन और स्किलफुल सर्जन है। हमारे अपने खुद के इंस्टीट्यूट के बहुत सालों से बहुत अच्छे अच्छे पेशेंट्स निकल के आए हैं जिनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। तो डू नॉट ओवररेट योर सर्विसेज। जो है वही बताओ, गारंटी वर्ड यूज मत करो। पेशेंट को एश्योरेंस दो कि हम 100% एथिकल और परफेक्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट आपको देंगे। पेशेंट को थोड़ा सा ईज देने के लिए ऑलवेज एक फोन नंबर दे दो कि जिसके ऊपर वो कभी भी हमारे साथ कम्युनिकेशन कर सके। मान लो कि आपने पेशेंट को काउंसिल किया, पिंच किया, थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद में पेशेंट को जब भी टाइम मिला उसके बारे में सोचा और वो आपसे कुछ और पूछना चाहे और वापस कनेक्ट करना चाहे, तो वो प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो अगर कॉम्प्लिकेटेड होगी, वो अच्छे से आपको कनेक्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर वो कोई और ऑप्शन ढूंढ लेगा। तो आप लोगों को हमेशा उसकी पहुंच में रहना है। तो दिस इज अबाउट कॉमन डूज एंड डोंट्स ऑफ द काउंसलिंग। दूसरा तो क्या है कि जज द लेवल ऑफ पेशेंट्स नॉलेज। ऐसा नहीं है कि कोई भी पेशेंट आता है तो उसको पहले से ABCD पढ़ाई जाए। तो आपको खुद जज करना है कि ये पेशेंट और जगह सब करा के आया है, किसी कराए हुए पेशेंट ने भेजा है, या पेशेंट को कोई भी आइडिया है या नहीं है। तो पेशेंट को 2-3 क्वेश्चन पूछ के आपको जान लेना है कि पेशेंट को रिफ्रैक्टिव सर्जरी के बारे में कितना नॉलेज है, और आपको डिसाइड कर लेना है कि ये पेशेंट के साथ मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है। बराबर है। तो 2-3 फॉर्मल क्वेश्चन पूछ के आप ये जान सकते हो। उसके नीचे जो आप ये स्टेप्स देख रहे हो, तो ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से स्टेप से पेशेंट के साथ शुरू करना है। तो किसी को कुछ भी नहीं पता है तो उन्हें हमें टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर वो क्यों होती है, उसमें अवेलेबल ऑप्शंस क्या होता है। 3 अवेलेबल ऑप्शंस है कि आप चश्मा पहन सकते हो, कॉन्टेक्ट लेंस पहन सकते हो, या फिर रिफ्रैक्टिव सर्जरी करा सकते हो। रिफ्रैक्टिव सर्जरी में कितने ऑप्शंस है वो सब बताना पड़ता है। उसके बाद में जो डॉक्टर ने एडवाइस किया है या उसको हम जो एडवाइस करना चाह रहे हैं वो प्रोसीजर बतानी है। फिर जो आप प्रोसीजर बताते हैं उसके सबसे पहले उसके पॉजिटिव पॉइंट्स बताने हैं। पॉजिटिव पॉइंट यानी कि उसका रिजल्ट क्या है, कितना परफेक्ट होता है उसके बारे में। तो इतना जब पेशेंट जान लेगा तो उसके माइंड में आएगा कि ये प्रोसीजर तो अच्छी है, मुझे रिजल्ट तो अच्छा मिलेगा, लेकिन कराने में कोई डर तो नहीं है, मुझे कोई तकलीफ तो नहीं पड़ेगी, मुझे एडमिट तो नहीं होना पड़ेगा। सर्जरी मतलब कि कितनी बड़ी सर्जरी होगी। तो पॉजिटिव पॉइंट बताने के बाद में आपको उस प्रोसीजर की जो ईज होती है उसमें उसको जो कंफर्ट मिलने वाली है और जो आराम से उसका जो एक्सपीरियंस होता है ICU में, ऑपरेशन थिएटर में, लेसिकोटी के टीम के साथ, तो वो आपको बताना है कि हमारे प्रोटोकॉल्स इतने अच्छे हैं कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। उसके बारे में उसको जो अदर ऑप्शंस है कि पेशेंट को हमें लेसिक के लिए बताना है तो उसको बताना है कि उसके लिए चश्मा और कॉन्टेक्ट लेंस से ज्यादा अच्छा लेसिक क्यों है। पेशेंट को अगर हमें ICL बताना है तो पेशेंट को हमें बताना है कि क्यों हम उसको लेसिक के लिए मना कर रहे हैं और क्यों हम उसको ICL के लिए समझा रहे हैं। उसके बाद में थोड़ा सा टाइम दो और समझो कि पेशेंट ने कितना समझा, हमने जो कन्वे किया उसमें से कितना उसने एक्सेप्ट किया, कितना उसके मगज में आया और वो क्या सोच रहा है। उसके बारे में फिर उसको बेनिफिट समझाओ कि अगर आप ये प्रोसीजर कराओगे तो आपको कितना बेनिफिट होगा।
और उसके बाद में आप टूल यूज करो कि आपके पास जो भी टूल्स होते हैं काउंसलिंग के लिए, पिक्स होती है, वीडियोस होते हैं, तो वो बताओ। कुछ नहीं है तो पेन लेके पेपर लेके ड्रॉ करके पेशेंट को एक्सप्लेन करो, क्योंकि वो जो देखेगा वो ज्यादा समझेगा सुनने से। और उसके बाद में हमेशा जो भी अपने पेशेंट को समझाया है, कहाँ तक क्या कितना बताया है, तो फिर वो रिकॉर्ड हमेशा आपको मेंटेन करना चाहिए। So these are just the basic rules of counseling for a patient who is coming for refractive surgery for optoms and counselors। आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे एक बार वन बाय वन हर स्टेप को फॉलो करना है। अभी ये जनरल नॉलेज के लिए कि अगर पेशेंट रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए है तो अपने पास रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी कि चश्मा नहीं पहनने के लिए दो ऑप्शन है। किसी को भी कहीं पे भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो बीच में हैंड रेज करके पूछ सकते हैं मुझे, ठीक है। स्पीड बराबर जा रही है, किसी को फास्ट या स्लो की जरूरत है? हेलो? नहीं मैम, सही है। ओके। रिफ्रैक्टिव सर्जरी के जो ऑप्शंस है, तो एक उसमें रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी होती है और अदर देन कैटरेक्ट सर्जरी होती है। तो जिनकी एज 40, 45, 46 के ऊपर है उनको हम रिफ्रैक्टिव कैटरेक्ट सर्जरी पे एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन आज हम 18 से 35 के बीच में जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए हम बात करने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास PRK का ऑप्शन होता है, लेसिक का ऑप्शन होता है और ICL का ऑप्शन होता है। नहीं बैठना आपको एक जो भी आपका सेंटर है, तो आप काउंसलर हो या फिर आप ऑप्टोमेट्रिस्ट हो, तो आपको पहले तो पाइपलाइन बनानी पड़ेगी। पेशेंट आके आपको नहीं पूछेगा कि आपको क्या करना है, तो उसमें जो भी अपने पेशेंट जो है वो टारगेट पेशेंट कौन से है, तो सबसे पहले तो वॉक इन पेशेंट्स जो अपने पास आते हैं, टेलीफोनिक इंक्वायरी आप लोगों के पास कभी आती है, आपका नंबर अगर सेंटर का जो नंबर है वो दिया गया है, तो पेशेंट डायरेक्टली ही आता है कि मुझे लेसिक कराना है। और अपनी जो टोटल ओपीडी है उसमें से हम जो प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे 18 से 35 के एज के बीच में मोर देन -1 नंबर की, तो ये सब पेशेंट के ऊपर आप काम करोगे, ये सब पेशेंटों को अच्छे से अटेंड करोगे तो आपकी पाइपलाइन बनती जाएगी। अभी जो है वो कॉमन क्वेश्चंस है कि जो हम पेशेंट को बताते हैं कि लेसिक इंट्रोडक्शन कैसे करना है, तो पेशेंट पूछता है कि ये लेसिक किसको करा सकते हैं, तो पेशेंट को बोलना है कि कोई भी पेशेंट करा सकता है हैविंग रिफ्रैक्टिव एरर। एज के लिए 18 से 35 के बीच में कोई भी करा सकता है। 35 के ऊपर एज नॉट इज अ बार, लेकिन वो हमारे सर्जन नक्की करेंगे। लेसिक एक्सप्लेन हमें किसको करना है, तो ऑल वॉकिंग पेशेंट्स एंड टेलीफोनिक इंक्वायरी, पेशेंट खुद आके इंक्वायरी करता है या टेलीफोन पे इंक्वायरी करता है, तो उनको हमें पूरा एक्सप्लेन करना है। वर्कअप किन पेशेंट का करना है, तो जो भी पेशेंट इंक्लाइन होके आए हैं जो और आके बताते हैं कि मैं लेसिक ओपिनियन के लिए आया हूँ, तो वो पेशेंट का वर्कअप करना है। उसके बाद में उसकी एलिजिबिलिटी हमें तय करनी है। सारा सही है, ठीक है। अभी जो आपके सामने स्लाइड है उसमें बहुत वाइडली बताया गया है कि स्टैंडर्ड लेसिक और कस्टमाइज्ड लेसिक के बीच में क्या फर्क है। तो जब भी पेशेंट पूछता है कि दोनों में क्या फर्क है, तो पहले सिंपल सा आपका मुंह में से स्टेटमेंट निकल जाना चाहिए कि स्टैंडर्ड लेसिक है उसमें सिर्फ रिफ्रैक्टिव एरर करेक्ट होती है, मतलब कि आपका जो चश्मा का नंबर है वो नंबर इसमें उतरता है। ताकि कस्टमाइज्ड लेसिक में क्या होता है कि वो एब्रेशन फ्री ट्रीटमेंट होती है, उसमें चेंज हम जोन चेंज कर सकते हैं, तो हाई रिफ्रैक्टिव एरर भी हम निकाल सकते हैं। टिश्यू सेविंग है, मतलब कि जो थोड़े से 3 कॉर्नियाज रहते हैं उसमें हमें अच्छा रहता है, कॉन्ट्रास्ट विजन अच्छा मिलता है। तो अभी ये जो सब चीजें है कि स्टैंडर्ड लेसिक सिर्फ रिफ्रैक्टिव सर्जरी रिफ्रैक्टिव एरर रिमूव करता है, और कस्टमाइज्ड लेसिक में हमें ये 4 बेनिफिट्स है कि एब्रेजन फ्री ट्रीटमेंट है, जोन चेंज कर सकते हैं, टिश्यू सेविंग है, बेटर कॉन्ट्रास्ट विजन है। तो ये पेशेंट की समझ के बाहर रहेगा क्योंकि ये सब साइंस की लैंग्वेज है। तो ये समझाने के लिए हम कैसे समझा सकते हैं, तो उसके लिए हमें एग्जांपल देना पड़ेगा कि मान लो कि मैं हूँ, मतलब पेशेंट है और खुद मैं हूँ या मेरे साथ जो स्टाफ काम कर रहा है, लाइक मिस्टर ए है और मिस्टर बी है।
दोनों को -4 नंबर है और दोनों अगर स्टैंडर्ड लेसिक कराएंगे तो दोनों को सेम अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ लेजर मिलेगा। दोनों की आंखों में लेजर मशीन में से सेम लेजर गिरेगा। मशीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मिस्टर ए की आंख है कि मिस्टर बी की आंख है। मशीन को सिर्फ इतना ही समझ में आएगा कि मेरे नीचे जो भी आई है उसका मुझे -4 नंबर रिमूव करना है एंड मशीन विल रिमूव दैट नंबर। तो अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ लेजर विल बी सेम फॉर बोथ द पेशेंट। लेकिन अगर हमें कस्टमाइज लेसिक करना है तो कस्टमाइज लेसिक में क्या होगा कि डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलेगी, चाहे दोनों को सेम रिफ्रैक्टिव एरर है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, एंड बोथ आर गोइंग फॉर कस्टमाइज लेसिक, तो दोनों को ट्रीटमेंट डिफरेंट मिलेगी। कैसे कि अमाउंट ऑफ लेजर भी डिफरेंट होगा। किसी को 44 माइक्रोन का लेबलेशन मिलेगा, किसी को 47 माइक्रोन का मिलेगा। पैटर्न जो है वो भी अलग अलग होगी और कॉर्नियल टिश्यू जो है वो कम यूज होगी। तो ये टोपोग्राफी आपके पास जो होती है वो देख के भी आप बता सकते हो कि जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती है उसमें सिर्फ नंबर उतरेगा। ये जो नक्शा है आपकी आंखों के सामने, मान लो कि आप पेशेंट है और मैं काउंसलर हूँ, तो मैं पेशेंटों को समझाती हूँ कि ये जो नक्शा है वो आपकी आंख की कॉर्निया का आगे की सरफेस का नक्शा है। तो आपको -4 नंबर है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये सब पॉइंट के ऊपर आपको -4 नंबर है। कहीं पे 3.97 है, कहीं पे 3.99 है, कहीं पे 4.03 है, कहीं पे 4.04 है, और उसका जो एवरेज 4 होता है वो चश्मा आप पहनते हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी कॉर्निया की सरफेस जो है वो एकदम स्मूथ नहीं है, दिखने में स्मूथ है लेकिन एक्चुअली वहां पे माइनर इरेगुलरिटीज है। तो जब हम कस्टमाइज ट्रीटमेंट करते हैं तो जो पॉइंट पे जितना लेजर जरूरी होता है उतना ही गिरता है। जहाँ पे 4.04 नंबर है वहां पे उतना नंबर कम करने के लिए लेजर पड़ेगा, और जहाँ पे 3.99 है वहां पे उतना ही लेजर पड़ेगा। तो कस्टमाइज ट्रीटमेंट में एक तरफ से कॉर्निया की पॉलिशिंग होगी, स्मूथनिंग होगी और फिर नंबर उतरेगा, तो आपको क्वालिटी ऑफ विजन ज्यादा अच्छा मिलेगा। स्टैंडर्ड में क्या होगा कि जनरलाइज हर जगह से -4 नंबर निकल जाएगा। तो हर काउंसलर लोग और ऑप्टम अपने पास एक टोपोग्राफी का फोटो भी पेशेंट को समझाने के लिए रख सकते हैं, या फिर आप लोग एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। जैसे कि आपके सामने जो फोटो है तो आप फिंगरप्रिंट का एग्जाम्पल दे सकते हो कि अपनी उंगली जो है वो दिखती तो सब सही है लेकिन हर एक फिंगर में फिंगरप्रिंट अलग अलग आती है। वैसे सबकी कॉर्निया दिखती स्मूथ है, लेकिन अगर हम उसकी टोपोग्राफी कराएंगे तो हर एक की टोपोग्राफी डिफरेंट आएगी। दूसरा एग्जांपल आप दे सकते हो कि सरफेस ऑफ मून, कि यहाँ से हम चांद को देखते हैं तो हमें चांद के ऊपर जो भी इरेगुलरिटीज है वो नहीं दिखती है क्योंकि हम बहुत दूर से देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो चांद की सरफेस के ऊपर भी इरेगुलरिटीज है। तो ये जो माइनर इरेगुलरिटीज है उसको स्मूथ करके नंबर उतारा जाता है, वो कस्टमाइज लेसिक है, और सीधा नंबर उतारा जाता है वो स्टैंडर्ड लेसिक है। बराबर है? तो ये समझा के आप पेशेंट को स्टैंडर्ड और कस्टमाइज के बारे में बता सकते हो। क्या है इसका? देखो अभी ये जो आपके सामने स्लाइड है वो अभी बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है क्योंकि ये आप एलिजिबिलिटी डिसाइड करना सीख लोगे, उसके बाद में आप लोगों के लिए समझना जरूरी है, तो इसको हम अभी स्किप करते हैं। कुछ नहीं। आपने इतना पेशेंट को समझा दिया कि पेशेंट के लिए रिफ्रैक्टिव सर्जरी यानी कि लेसिक एक अच्छा ऑप्शन है और उसमें कस्टमाइज लेसिक ज्यादा अच्छा है। उसके बाद में आपको पेशेंट के लिए वर्कअप कराना है, तो वर्कअप कराते वक्त क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास 2 किस्म के पेशेंट आते हैं। दोनों पेशेंट के लिए टाइम फैक्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो कैटेगरीज है कि जो हाईली एजुकेटेड है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल है और वो लोग अपनी बिजी लाइफ में जॉब में बिजी है या तो स्टडी में बिजी है, तो उनके पास एक्चुअल में टाइम नहीं है कि हमारे पास बार बार चेकअप के लिए आए। और दूसरी जो कैटेगरी है वो वेरी लेजी है, दे आर डूइंग नथिंग इम्पोर्टेंट वर्क, बट उन लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो एक जगह पे ज्यादा टाइम टिक नहीं सकते हैं, उनके लिए हैंग आउट करने की और एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। तो कोई भी क्लास हो, अपने पास जो भी लेसिक के पेशेंट आते हैं वो यंगस्टर्स होते हैं
तो उनके लिए ज्यादा टाइम नहीं होता है और वो बार बार एक जगह पे नहीं जाते हैं। तो सेव टाइम इज द की फैक्टर। ट्राई टू कंप्लीट ऑल वर्कअप इन मिनिमम टाइम एंड मिनिमम विजिट। तो काउंसलर को और ऑप्टम को एक ऐसे एक साइकिल बनानी है, ऐसे एक हायरार्की बना के चीट लगा देनी है फाइल के ऊपर कि जैसे कि पेशेंट का टोपोग्राफी करना है या पैकीमेट्री करना है। जो सेंटर पे टोपोग्राफी नहीं है तो वो पेशेंट सेंटर पे आप लोगों को पैकीमेट्री करनी है, पेशेंट की ईआरबीडी कैलकुलेट करनी है, पेशेंट की पोस्ट ऑपरेटिव कैरेटोमेट्री कितनी रहेगी वो देखनी है, फंडस सर्जन ने देख लिया कि नहीं डायलेट करके वो देख लेना है, लैटिस के लिए लेजर बराज एडवाइस किया है तो उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स अप करानी है। तो वो सब चीजों को आपको कौन से क्रम में, कौन से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कराना है वो एक चीट बना के फाइल के ऊपर लगा देनी है और उसके ऊपर लिख देना है कि प्रायोरिटी पेशेंट। अगर ऑप्टम के पास पेशेंट आता है तो ऑप्टम वर्क करते वक्त ही अगर पेशेंट थोड़ा सा भी इंटरेस्ट बताता है तो उसका मिनिमम वर्कअप करके वो पेशेंट की फाइल के ऊपर लेसिक हैंड होल्डिंग लिख के चीट लगा के वो फाइल खुद जाके डॉक्टर की कैबिन में देनी है ताकि वो पेशेंट ज्यादा वेट ना करे, डॉक्टर एक बार देख ले, डॉक्टर एडवाइस कर दे तो उसका पूरा वर्कअप हम सेम डे में करा सके। तो व्हाट कैन बी डन टू सेव द टाइम। तो लेसिक के जो पेशेंट आते हैं तो पीआर ही सबसे पहले पिकअप कर लेती है, थोड़ी सी हिस्ट्री पूछ के या पेशेंट बताता है कि मुझे लेसिक का इंक्वायरी करना है कि लेसिक वर्कअप कराना है तो वो पेशेंट को जो पेशेंट ऑप्टोम लेसिक वर्कअप करता है उसके पास डाइवर्ट करना है। जैसे मैंने बताया वैसे ऑप्टोमेट्रिस्ट को या काउंसलर को डिसाइड करना है कि वो पेशेंट का फ्लो कैसे रहेगा, फाइल के ऊपर मार्क करना है, वो पेशेंट को ईच लेवल पे प्रायोरिटी देनी है और उसका टाइम सेव करना है। तो वो पेशेंट सेटिस्फाइड और कन्विंस्ड पेशेंट होगा और वो हमेशा हमारे पास आके सर्जरी कराने का ऑप्शन प्रीफर करेगा। फिर आता है लेसिक वर्कअप फॉर्म। तो आप लोगों को लेसिक वर्कअप फॉर्म अच्छे से भरना है। इसके बहुत बार मैंने कॉल लिए हैं कैसे भरना है उसके। अगर क्लस्टर 4 में चाहिए तो मैं वापस से ये फॉर्म भरना भी आप लोगों को एक बार क्लास लेके सिखा दूंगी ताकि आप हो सके उतना ये जो हिस्ट्री पोर्शन है और ऑप्टोम को भरना जो पोर्शन है वो भर के आप हब सेंटर पे भेज सके। जब भी कोई प्रोसीजर हम लोग जब हब सेंटर पे कराते हैं तो प्रोसीजर का ऐसा फॉर्म यूज करते हैं गुजरात में, तो गुजरात के ऑप्टम्स इससे ज्यादा फेमिलियर है। दूसरी बात आप सब लोगों को ये याद रखनी है कि पेशेंट इज गेटिंग दिस सर्जरी ओनली वंस इन लाइफ टाइम। हमारे लिए ये रूटीन है। हम सब जो स्टाफ है, ओटी स्टाफ है, ऑप्टम्स है, काउंसलर्स है, सर्जन है, हमारे लिए हमारा रोज का काम है कि हम रोज बरोज ये काउंसलिंग करते हैं, रोज पेशेंट को समझाते हैं, रोज सर्जरी कराते हैं। लेकिन ये पेशेंट के लिए अपनी लाइफ का सबसे यादगार और सबसे मतलब उन लोगों को जो कराना बहुत टाइम से चाहते हैं ऐसी वंस इन लाइफ टाइम सर्जरी होती है। तो हमेशा जब भी हम पेशेंट के साथ डील करें तो हमेशा पेशेंट को आपको एक हमेशा ह्यूमन टच देना है और एक केयरिंग एटमॉस्फेयर खड़ा करना है तो पेशेंट हमेशा आपसे सेटिस्फाइड रहेगा। तो हमेशा अच्छे से पेशेंट को काउंसल करना है, अच्छे से समझाना है और सेटिस्फेक्शन मिले वैसे ह्यूमन टच देके, प्रायोरिटी देके, टाइम सेव करके उसका फ्लो डिसाइड करना है और पेशेंट को रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए, लेसिक के लिए रेडी करना है। So this was about customized LASIK and standard LASIK. Any question? किसी को भी कुछ question? हेलो, आ रही है आपकी आवाज आ रही है? हाँ, किसी को कोई क्वेश्चन या किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो?
किसी को भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, फ्रैंकली आप पूछ सकते हैं इस फोरम पे। वाणी अल्मोड़ा से जो स्टाफ। वो किसी को कोई और कोई चीज समझनी है? या तो सबको समझ आ गया डॉक्टर ज्योति, या तो किसी को कुछ भी समझ नहीं आया तो हाँ वही, अगर समझ में आ गया है तो आगे आइलेट्स का काउंसलिंग में सीखना चाहूंगी सबसे। अगर टू वे कन्वर्सेशन होगा ना तो आई विल एंजॉय और मुझे भी मजा आएगा, वरना फिर आगे के लिए मुझे सौम्यता, भावना, आपको कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट? मैम जो रिफ्रैक्टिव है ना, उसमें जो स्पेरिकल नंबर्स होते हैं तो उसके बेसिस पे हम कैसे सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को कि ये स्टैंडर्ड कराना है? हाँ पार्डन, वंस अगेन आप बताओ एक बार मुझे। मैम जो उसकी पावर है ना, आपकी पावर स्पेरिकल नंबर है उसको, तो हम सजेस्ट कर सकते हैं पेशेंट को कि वो स्टैंडर्ड चाहे या कस्टमाइज के डिजाइन। अच्छा, पेशेंट को पावर के हिसाब से स्टैंडर्ड या कस्टमाइज ऐसा नहीं होता है। काफी केसेस जो बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, जब वो पेशेंट की एलिजिबिलिटी डिसाइड करते हैं, तो उसमें काफी केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम स्टैंडर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ज्यादा सिलिंड्रिकल नंबर है, थीन कॉर्निया है, बहुत ज्यादा स्टीप कॉर्निया है, ऐसा। तो वो जो क्रिटिकल केसेस होते हैं वो सर्जन डिसाइड करते हैं। लेकिन जब भी मुझे पेशेंट पूछते हैं तो कोई भी नंबर हो, इनवेरिएबली चाहे पेशेंट को 1.25, 1.5 या 1 डायप्टर रिफ्रैक्टिव एरर है, तो अभी फर्स्ट सेंटेंस तो यही होता है कि कस्टमाइज इज ऑलवेज बेटर। कोई भी नंबर के लिए, कोई भी रिफ्रैक्टिव एरर के लिए, कोई भी कॉर्निया के लिए कस्टमाइज ट्रीटमेंट इज ऑलवेज बेटर। स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ही बेसिक ट्रीटमेंट है। लेसिक की जब से शुरुआत हुई तब से स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होती थी, तो कस्टमाइज इज ऑलवेज बेटर। अगर कस्टमाइज एफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फिर उसके लिए स्टैंडर्ड भी कर सकते हैं। मतलब हम बेटर वर्ड यूज कर सकते हैं स्टैंडर्ड के लिए, ऐसा नहीं बोल सकती कि वो खराब है, लेकिन हमेशा कस्टमाइज इज ऑलवेज बेटर। नंबर के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है कस्टमाइज और स्टैंडर्ड लेसिक का। बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है, और वो बहुत थीन कॉर्निया, बहुत हाई रिफ्रैक्टिव एरर -7, -6, -5.5 ऐसी, जो मतलब 5 और 8 के बीच में है, उन लोगों के लिए ऐसा होता है कि सिर्फ कस्टमाइज किया जाता है और वो डिसाइड सर्जन ही करते हैं। स्टीपनेस, थिकनेस और नंबर दोनों में जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं उसमें सिर्फ कस्टमाइज किया जाता है। बाकी हर एक पेशेंट में कस्टमाइज बेस्ड स्टैंडर्ड भी किया जा सकता है। एंट्री करवा दीजिए। प्रकट, हाँ एंट्री देखो। देख लो अभी। भावना, आपको कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? नो सर। ओके, तो मैं अभी जानना चाहूंगी कि आप लोगों को आईसीएल काउंसलिंग सीखनी है अभी? यस मैम। ओके, ओके।